आप सब पुराने लोग हैं और जिस पंचायत राज संगठन की बैठक में हम लोग यहां उपस्थित हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अभी नरेंद्र जी ने महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज और सर्वोदय का विचार उस विचार में से पंचायत राज का जन्म हुआ और सौभाग्य से पंचायत राज की स्थापना राजस्थान में हुई। लेकिन पंचायत राज की मूल भावना इस मुल्क में अगर किसी ने ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया तो वो भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे। ग्राम स्वराज, गांव में अपना स्वयं का राज होना चाहिए। सर्वोदय, सभी लोगों के उदय का मार्ग बनना चाहिए। और ये केवल कल्पना नहीं थी, ये एक महत्वाकांक्षी सपना महात्मा गांधी और कांग्रेस का था। हजारों सालों की गुलामी के बाद ये मुल्क जब आजाद हुआ और उस मुल्क को आजाद करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो सदियों तक गुलामी की प्रताड़ना झेल चुका भारत अपने राज का एहसास कैसे करे। इसलिए सबके मन में सबके उदय की भावना पैदा हो कि हमारा एक लोक कल्याणकारी शासन इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में कायम हुआ है, जो सर्वोदय की बात करता है, सबके उदय की बात करता है, जिसका अंत हो गया बाद में अंत्योदय नाम करके सर्वोदय को भैरव सिंह जी ने बहुत लोकप्रियता देश दुनिया में हासिल की। अंत का उदय जो जीवन रेखा के नीचे चला गया, हमने अंत्योदय नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सर्वोदय। कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके जीवन में उजाला नहीं आए, जिसके जीवन में प्रकाश न हो, जिसके जीवन में उकास का उदय न हो, ऐसी कल्पना। और इस कल्पना के पीछे एक लंबा अनुभव था। भारत ने किस प्रकार की गुलामी के दंश झेलकर किस तरीके की विषमताओं के साथ अपना जीवन जिया है और दुनिया में उसको एक बार फिर पुनर्वैभव पर लाने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या एजेंडा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सरकारों का होना चाहिए। तब लगना चाहिए गांव में अपना राज। दिल्ली में कांग्रेस का राज नहीं, गांव का राज, ग्राम स्वराज। और ग्राम स्वराज की कल्पना कैसे पूरी हो, नाम दिया पंचायती राज। यह पंचायती राज की कल्पना किस प्रकार से नाम की आ सकती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से अगर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और मंच से करूं, पंचायती राज की कल्पना के पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा भारतीय समाज में पंचों को परमेश्वर कहा जाता है। पंच परमेश्वर, पंचायत यानी पंचों की चौपाल, पंचों की आयत। और जहां पंचों का फैसला होता है उसमें परमात्मा का फैसला होता है। और इसलिए गांव में पंचायत के नाम से पंच परमेश्वर की तरह सुशासन कायम हो, निचले स्तर तक पंचायत राज उस भावना में से निकला। पंच परमेश्वर की भावना, ऐसी कल्पना, ऐसी भावना कि हम गांव में ऐसा शासन दे जिसमें एक व्यक्ति को यह अनुभव हो
ये काम साधारण काम नहीं है, ये ईश्वरीय कृत्य है जिसमें सब व्यक्तियों के साथ समान तरीके से न्याय की अवधारणा के आधार पर काम हो रहा है। और दिल्ली का शासन नीचे गांव तक बैठे हुए व्यक्ति की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्वराज की भावना से, सर्वोदय की भावना से काम कर रहा है। अब इतनी महत्वपूर्ण बात, कई बार सरपंचों को यह पता नहीं कि मैं पंचायत राज का हिस्सा हूं। पंचायत का मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। सरपंच बन गया, आजकल सरपंचों के बारे में कहा जाने लगा है वो एक बोलेरो सरपंच है, एक स्कॉर्पियो सरपंच है। मैं आज कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर पंचायत राज के साथ ये अलंकरण जुड़ने लग गए, ये बोलेरो सरपंच, ये स्कॉर्पियो सरपंच और आजकल फॉर्च्यूनर सरपंच, तो जिस कांग्रेस पार्टी ने पंच परमेश्वर की भावना के आधार पर पंचायतों में पंचों का राज कायम करने का जो काम किया है, उस भावना के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। और ये सारा काम कोई साधारण व्यक्ति के बस का काम नहीं। मैं राजनीति में काम करने वाला हूं और मेरी इच्छा शक्ति है, मैं बड़ा शौक धारण करके मैं सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तक पहुंचना चाहता हूं। केवल इस विचार से पंचायत राज लागू नहीं हो सकता। पंचायत राज जीवन मूल्य है, संस्कार है। पंचायत राज परमेश्वर की गांव की भावना है। पंचायत राज जीवन मूल्य है पंचों का। और आज भी इस मुल्क में गांव में जाइए, कोई भी गलत बात, न्याय की अन्याय की बात होती है तो पंचों की चौपाल बैठती है और पंचों का फैसला पूरे गांव के लिए सर्वमान्य फैसला होता है। हिंदुस्तान में जब अदालतों की व्यवस्था नहीं थी, जब संविधान लिखित नहीं था, तब धर्म के भावना के आधार पर पंचों का फैसला न्यायालय के फैसले से भी पवित्र माना जाता था। पवित्र था। न्यायालय का फैसला कानून का फैसला हो सकता है, लेकिन पंचों के फैसले में ईश्वर की भावना, परमेश्वर की भावना। अब इतने बड़े महत्वपूर्ण पंचायत राज के विचार के साथ हम लोग जुड़े हैं, जिस संस्थान में किस तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये जब तक हम कांग्रेस के इस मूल विचार को सबसे पहले अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक हम मकसद की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी के पास कल्पना थी 1993 के अंदर पंचायत राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी जी ने दिया। राजस्थान में 50 के दशक में पंचायत राज की स्थापना इस मुल्क में हो गई। उसके बाद से लेकर 4 दशकों तक इस मुल्क में जिस प्रकार की व्यवस्था थी कि लगातार किसी पंचायत में जमींदार जी की 3 पीढ़ियां सरपंच बनती चली आ रही, किसी पंचायत में गांव के मुखिया पटेल जी, जागीरदार जी की 4 पीढ़ियां सरपंच बनती चली आ रही। पंचायत राज समर्थ शक्तिशाली लोगों के हाथ की कठपुतली इस पवित्र भावना के बाद भी चुनावी नजरिए से बन गई। और किस विचार के साथ कि जिस पवित्र भाव से महात्मा गांधी के चिंतन में से भारत के इस ग्राम स्वराज के उदय की भावना के उस चिंतन में से पंच परमेश्वर बैठकर गांव का साथ न्याय, इंसाफ और विकास की इबादत लिखने का काम करे, ताकि गुलामी के दंड से जल्दी उसको मुक्ति मिल जाए। इस कल्पना के साथ जिस पंचायत राज को लाया गया, वो पंचायत राज कुछ परिवारों के गिरवे हो गया। गिरवे पंचायत राज में आरक्षण से पहले ये परंपरा कायम थी, और इसीलिए कहा राजीव गांधी जी ने कि हम इस विकार को समाप्त करेंगे। सर्वोदय और ग्राम स्वराज की भावना, पंच परमेश्वर की भावना को अधिष्ठापित करने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए सब वर्गों की भूमिका इस
पंचायत राज के भीतर, इस पंच परमेश्वर के न्याय के फैसले के भीतर हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे और 1992 में 73वां संविधान संशोधित लाकर दलित वर्ग, एससी, एसटी, महिला, तमाम वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम राजीव गांधी जी ने किया। कोई कल्पना कर सकता है कि बूंदी जिले की जिला परिषद पर कोई दलित वर्ग का जिला प्रमुख बन जाए? कोई कल्पना कर सकता था कि कोटा जिले की जिला परिषद पर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति प्रधान बन जाए, जिला प्रमुख बन जाए? मैं जब रामगंज मंडी से चुनाव लड़ने गया तो कालूलाल मरमट प्रधान हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से, और वो मुझसे कहते हैं, गुंजल साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रधान जरूर हूं, लेकिन मैं प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हूं, मैं राजीव गांधी की और कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रधान हूं। या तो परंपरा पंचायत राज के संविधान संशोधन से पहले या प्रधान पत्थर के व्यापारी बनाया करते थे, नगर पालिका का चेयरमैन धनिये के धनपति बनाया करते थे। राजीव गांधी ने उस महात्मा गांधी की पंचायत राज की पंच परमेश्वर सर्वोदय ग्राम स्वराज की भावना को धरातल पर, जमीन पर उतारने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया, और उस संशोधन का परिणाम यह हुआ, आज दलित गरीब का बेटा राजधानी जयपुर जैसे जिला प्रमुख के पद पर बैठता है, वहां की महापौरी के पद पर बैठता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं, ये रास्ता बना महात्मा गांधी के चिंतन से, और उस चिंतन को साकार करने के लिए भारत के संविधान में संशोधित करने का काम किया राजीव गांधी की सरकार ने। राजीव गांधी की सरकार। मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आज राजनीति में विचार मर रहा है। विचारधारा नाम की कोई चीज ही नहीं, और जब राजनीति में से विचार खत्म हो रहा है, राजनीति में से नियम नीति खत्म हो रही है, सिद्धांत खत्म हो रहे हैं, तो राजनीति अब विवादों के धरातल पर जाकर खड़ी हो गई। हिंदुस्तान का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, नीति और नियम के अभाव में, सिद्धांतों के अभाव में, अब उन इलेक्शन के एजेंडे में भारत का नौजवान गायब हो गया, भारत का किसान गायब हो गया, भारत का मजदूर गायब हो गया, भारत का आम आदमी गायब हो गया। उसकी तकलीफ, उसकी समस्या उस भारत के चुनावी एजेंडे के पार हो गई। अब भारत का चुनाव का एजेंडा चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, पाकिस्तान का निर्णय होने लगा है। अब भारत में चुनाव का मुद्दा पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। भारत में चुनाव का मुद्दा सांप्रदायिक बन गया, और भारत में राजनीतिक विचारधारा के पतन और ग्रहण के कारण भारत की गरीबी अब मुद्दा नहीं बची। अब जिस देश में गरीबी पर आत्मचिंतन का रास्ता राजनीति में बंद हो गया हो, बेकारी और नौजवान के भविष्य के बारे में चिंतन का रास्ता राजनीति में बंद हो गया हो, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में संवेदनाएं समाप्त हो गई हो, और जिसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, सारी की सारी दुनिया ने देखा है। पंजाब और हरियाणा का किसान सालों से सड़क पर बैठा है। 1000 लोगों की शहादत हो गई, 1000 लोगों की शहादत। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना, कल भी मैंने एक कार्यक्रम में झालावाड़ में बोलते हुए इस विषय को उठाने का प्रयास किया था। भारत के प्रधानमंत्री जी, आपकी संवेदनाएं कहां मर गई? हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो पढ़ते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत किसानों का देश है, भारत गरीबों का देश है। उस भारत के किसान की क्या दुर्दशा है। और हमने किताबों में यह भी पढ़ा है,
लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने पढ़ा है कि भारत को खाद्यान्नों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की जंग जीतने के बाद भारत के किसान और जवान को आह्वान किया, सीमा पर जवान, सरहद पर जवान और खेत में किसान भारत की समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली का रास्ता बनाए। तब भारत के किसानों ने शास्त्री के आह्वान पर खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया। और जब प्रधानमंत्री शास्त्री के आह्वान पर भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का किसान खड़ा हुआ, तो अंगद की तरह पांव गाड़कर उस अभियान की अगुवाई करने के लिए पंजाब, हरियाणा, बंगाल जैसे प्रांत खड़े हुए। और आज वो किसानों के 60 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद, उस आह्वान के 60 साल बाद या 55 साल बाद किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियों के कारण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग बने, इसके लिए सड़क पर लड़ रहा है। और लड़ रहा और कह रहा है प्रधानमंत्री जी, जुमलों से, भाषणों से, बातों से, सोशल मीडिया की मार्केटिंग से, लोगों में एग्रेशन करके, इमोशंस जगाकर हम 2022 में भारत के किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जरा हिसाब बताइए, 2022 में अगर भारत के किसान की आमदनी दुगनी हुई तो फिर पंजाब, हरियाणा का 1000 व्यक्ति अपने हक अधिकार की मांग करते करते सड़क पर दम क्यों तोड़ रहा है? क्या अपने हिंदुस्तान के किसान की ग्राम सर्वोदय स्वरोजगार की भावना से पूरे मुल्क का इतना बड़ा उदय कर दिया? कल परसों दिल्ली में आपने कहा है हमने 40 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल दिया है। तो जरा आंकड़ा बताइए, क्या महाराष्ट्र के कपास, यूपी के गन्ना और राजस्थान के लहसुन के किसानों की आत्महत्याएं रुक गई है? प्रधानमंत्री के पास इसका आंकड़ा नहीं है, न नजरिया है, न दृष्टिकोण है, न संवेदना है। प्रधानमंत्री के पास नजरिया है, हिंदू और मुसलमान की बात करो, प्रधानमंत्री के पास नजरिया है लोगों को बेवकूफ बनाओ, कुंभ में जाकर साधुओं की तरह रुद्राक्ष की माला पहनकर भारत को मोहित करने का प्रयास करो। धर्म के नाम पर मैंने उनको इतना उन्मादी बना दिया है कि अब तो मेरी रुद्राक्ष की माला भी उसके मन में आकर्षण के भाव जगाएगी। यह भारत की परंपराएं नहीं है। हम आध्यात्म के तुमसे ज्यादा समर्थक हैं, उपासक हैं, लेकिन आध्यात्म बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। अध्यात्म को राजनीतिक प्लेटों में नहीं परोसा जाता। कहां जा रहा है देश? और पंचायत राज संस्थान के ऊपर कितना बड़ा दायित्व, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ग्राम स्वराज, सर्वोदय और राजीव गांधी जो रास्ता बना गए, हर वर्ग की भागीदारी। क्या हमारा भी आत्मचिंतन मर गया है? क्या हमने भी उस विचार को खो दिया है? क्या हम भी राजनीति में केवल कुर्ताधारी व्यक्ति, मौज शौक के लिए राजनीति करने वाले, मैं पद पर बैठा हूं इसलिए मैं कांग्रेसी हूं और मुझे राजनीति करनी है? राजनीति क्यों करनी है? उसका मकसद, उसका उद्देश्य, उसके पीछे जीवन को होम करने की भावना क्या आपके मन, मस्तिष्क और विचार में कभी कभी कोंपले ऐसी पैदा होती है? और अगर वो कोंपले आपके विचार की समाप्त हो गई है, कुंद हो गई है, तो फिर हम गांधी के स्वराज, सर्वोदय, ग्राम विकास और राजीव गांधी के हर वर्ग को
पंचायती राज पंच परमेश्वर की भावना से, परमेश्वर की नजर में न कोई दलित है, न कोई महिला है, न पुरुष है, सबके कल्याण का भाव है। ये भारत के पंचायत राज में जीवंत रूप से स्थापित करने के लिए संविधान को संशोधित करके रास्ता बनाया तो राजीव गांधी ने बनाया। क्या हम पंचायत समिति मेंबर हैं और राजनीति करते हैं? यही राजनीतिक विचारधारा है। और मैं कभी कभी कहता हूं, आज हिंदुस्तान में राजनीति में धार्मिक उन्माद ही ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विचारधारा हो गई है। तो फिर मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस धार्मिक विचार को राष्ट्रवाद बना दिया, राष्ट्र की विचारधारा बना दी, तो फिर कांग्रेस को आज इस मुल्क को यह बताना पड़ेगा धार्मिक उन्माद राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आंदोलन में से निकला हुआ एक विचार है, और वो राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें से पैदा हुआ राष्ट्रीय विचार और उस विचार की ताकत, जिस राज के लिए कहा करते थे जिस राज में सूरज निकलता है अस्त नहीं होता, उस राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय विचार की ताकत ने उस मुल्क की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। इतने बड़े राष्ट्रीय विचार पर आज केवल उन्मादी विचार हावी हो जाए और वो विचार दफन हो जाए, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। और चुनौती नहीं, अगर तुम कांग्रेस हो तो फिर हमारे लिए ये शर्म की बात भी है, शर्म की बात।